Yes, a warm good evening to all my students. Yes, Sudhanshu, Gurvendra, Abhishek, Faizan, Vivek, Gaurang, Abhilash Jha, Ankit Singh, Somesh Yadav. A warm good evening to all. Yes, Somesh, Shubh Sandhya. Vivek Kumar, hello. Yes, Krishnanandan, Rakesh, Pooja, Sahil, Vishal, अमित चलो अ वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज तो आराग्या आज तो मुझे कुछ गर्ल्स भी दिख गए हैं इट्स वेरी गुड टू सी गर्ल्स पूजा के अलावा देयर इज वन मोर गर्ल अभिमन्यु नील नमस्ते नील यस सोनिया सोनिया भी आज मुझे दिख गए इट्स वेरी गुड टू सी गर्ल्स इन द क्लासरूम मैम लेट्स स्टार्ट प्रेपोजिशन यस लेट्स स्टार्ट प्रेपोजिशन विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा वेस्ट ऑफ टाइम होगा ठीक है एज यूजुअल लेट अस स्टार्ट विथ वर्ड पावर ठीक है आज हम फिर से वर्ड पावर से स्टार्ट करते हैं यस चिन्मय गुड इवनिंग और पहले तो मुझे फटाफट बता दो जितना भी नन ऑफ द कार्स इज माइन नन ऑफ द कार्स आर नहीं होगा इज होगा नितेश जितना भी वर्ड पावर दिया है सब याद रखे हो कि स्किप कर गया है सब भूल गया है पहले रिस्पॉन्ड कर दो अच्छा सोनिया सोनिया मैंने आपका नेम मेंशन किया था अभी तो मैंने बोला था ना सोनिया का नेम मैंने मेंशन किया था एंड आई एम इनकन्वी ऑलवेज रिप्लाइड यस आई ऑलवेज रिप्लाइड ओके हो सकता है स्किप हो गया होगा चलो लेट अस स्टार्ट विथ प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन करेंगे पहले एज यूजुअल हम अपने जस्ट अ मिनट पहले हम अपने स्टार्ट कर लेते हैं पहले वर्ड पावर से स्टार्ट करते हैं ठीक है यस सुधांशु याद है वर्ड पावर वेरी गुड साहिल गांधी आपका भी नाम मेंशन किया मैंने विशाल सबका रिप्लाई करती है बस मेरा नहीं विकास ये मुझ पे आप कैसे इल्जाम लगा सकते हो मैंने आपका भी रिप्लाई को आंसर किया है क्वेरीज को और बोला है ना जिसके क्वेरीज छूट जाते हैं आप मुझसे पर्सनली पूछ लिया करो फेसबुक पेज का तो दिया ही है आपको आईडी वगैरह चलो वर्ड पावर से स्टार्ट करते हैं हाय टू एवरीबॉडी आज हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैक्स का मतलब होता है ना लैक्स का मतलब होता है वेरी सुस्त इनएक्टिव ठीक है अलग मीनिंग नहीं है इसका मतलब सुस्त ही होता है इनएक्टिव पर्सन चलो आज हम एक वर्ड लेंगे एक्रिड एकरी वर्ड है या आप बोल सकते हो एक्रीमोनियस या आप बोल सकते हो इसे असर्बिक ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्रेडिटेड अलग वर्ड है ये तो एक्रेडिटेड अलग वर्ड है ये मैंने ए डब ई है यहाँ पे मैंने आई रखा है चलो एक्रिड का वर्ड यूज करते हैं ये जो एक्रिड एक्रीमोनियस असर्बिक ये वर्ड कहाँ से बना है ये वर्ड हम इसका रूट वर्ड होता है हमारा एकरी इसका रूट वर्ड है एसर ठीक है ये इसका रूट वर्ड है और इससे हमारा इसका मतलब क्या होता है एकरी जैसे मैंने आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे रूट्स करवाए ठीक है रूट्स में आई थिंक मैंने आपको रूट्स में करवा दिया है बेनी बेनी से जितने भी वर्ड बनेंगे मैंने करवा दिया है फिर मैंने आपको मैल करवाया है जिस स्टूडेंट्स की आज पहली क्लास है ये समझ लो कि रूट वर्ड क्या होता है रूट वर्ड वो वर्ड होता है ना जिसमें सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ते हैं जिसके पहले कुछ जोड़ के एक वर्ड बना देते हैं या बाद में जैसे मैंने आपको बेनी दिया है बेनी का मतलब गुड आपको आई थिंक मैल भी करवा दिया है फिड भी करवा दिया फिड का मतलब किससे रिलेटेड है फेथ से फिर मैंने आपको ग्री करवा दिया है ग्री इज गुड ग्रुप के सेंस में फिर पैथी करवाया पैथी इज इन सेंस ऑफ फीलिंग ठीक है फिर मैंने आपको पैन करवाया है पैन का मतलब होता है ऑल
ये सब वर्ड्स हमने कर लिया है। बेनेवोलेंट, यस यू आर राइट। बेली भी करवा दिया है। बेली का मतलब किससे रिलेटेड है? फाइट। तो ये सब के सारे वर्ड्स हमने कर लिए। नाउ लेट अस प्रोसीड, ग्रीगेरियस एंड ऑल। लेट अस प्रोसीड। एकरी और एसर, ये इस वर्ड का मतलब होता है ना, कोई भी चीज बहुत बिटर, कोई भी चीज बहुत कड़वा है। कड़वा टेस्ट है मतलब टेस्ट अच्छा नहीं है। बिटर बोलते हैं जिसे, बोलते हैं बहुत शार्प, बहुत तीव्र। कोई भी चीज बहुत एसिडिक हो, कोई भी चीज बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट हो। प्लेजेंट का मतलब होता है ना कोई भी चीज सुहावना, अच्छा, बट अनप्लेजेंट नेगेटिव सेंस में। तो हमारे जो एकरी, एक्रीमोनियस और असर्बिक, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? जो एकरी या एसर से जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो क्या बन के आएंगे? सारे नेगेटिव वर्ड्स बन के आएंगे। ओके, एकरी, एकरी, एसर, ये सब से जितने भी वर्ड्स निकलेंगे सब नकारात्मक वर्ड्स होंगे, सब नेगेटिव वर्ड्स होंगे। और ये जो एकरीड, एक्रीमोनियस, असर्बिक है, इसका मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बता देती हूँ। ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये वर्ड किस फॉर्म में? एडजेक्टिव फॉर्म में, और इसका रूट है एक्रिडेनोल। अब हम सबका मीनिंग करते हैं अलग अलग। इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। एक्रिड का मतलब क्या है? एक्रिड इज कड़वा। यस राकेश, गुड इवनिंग। एक्रिड का मतलब होता है वेरी कड़वा, जिसे हम बोलते हैं वेरी बिटर। कोई भी चीज बहुत बिटर है, कोई भी चीज बहुत अनप्लेजेंट है, जिसको हम, ये अनप्लेजेंट है ना, ये कड़वा, ये जो कड़वा वर्ड है। यस पूजा, गुड इवनिंग। एसर लैपटॉप का भी मीनिंग वही है? नहीं नहीं, एसर तो अलग कंपनी। अच्छा सर भी, गुरवेंद्र नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है। चलो आ जाओ। बिटर, बिटर मतलब कड़वा, और कड़वा हम दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। कड़वा किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और किसी टेस्ट के लिए। वैसे कोई टेस्ट बहुत कड़वा है, खराब है, और कोई व्यक्ति बहुत बिटर है, मतलब कड़वा व्यक्ति मतलब जो ऑलवेज दूसरे का बुरा सोचते हैं, ठीक है, दुर्भावना रखने वाले व्यक्ति, अनप्लेजेंट बोलते हैं इसे हम। और क्या बोलते हैं? कॉस्टिक। आपने आई थिंक थोड़ा केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक का मतलब भी होता है बहुत कड़वा, बहुत खराब, जिसे हम बोलते हैं विट्रॉयल, ठीक है। ये जो एक्रिड, एक्रीमोनियस और असर्बिक है ना, ये सब का मतलब होता है कड़वा। मैं इसी का आपको सिनोनिम्स देते जा रही हूँ, ठीक है। यस धनंजय, हेलो। आशी, आशी ने बोला मैम एसएससी का सिलेबस भी होगा ना। ये सब एसएससी का ही सिलेबस है, एसएससी, एनडीए। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये बैच में बैंकिंग छोड़ के बाकी सारा कवर है, ठीक है। एसएससी, सीडीएस, स्टेनोग्राफर, जिसकी वजह अभी नोटिफिकेशन आई हुई है, आपका नवंबर से फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है। विट्रॉल, विट्रॉल का मतलब भी होता है बहुत कड़वा। पंजेंट, पंजेंट भी आपने सुना होगा। पंजेंट लोग भी, पंजेंट का मतलब भी होता है ना बहुत पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है बहुत खराब स्मेल, बहुत बिटर स्मेल। फिर इसके वर्ड होते हैं वेनेमनस। अब ये तो मैंने टेस्ट के सेंस में लिखा है। अब कोई लोग भी तो एक्रिड हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेनेमनस। वेनम का मतलब क्या है? वेनम का मतलब है जहरीला, बहुत जहरीले लोग, जहरीले लोग। यस गोविंद शर्मा, गुड इवनिंग। टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, होपफुली यू विल एंजॉय द क्लास। विल स्टार्ट विद प्रेपोजिशन, पहले वर्ड पावर कर लेते हैं। फाउल स्मेल, यस आशीष, फाउल स्मेल इज बैड स्मेल। बिटर, अनप्लेजेंट, कॉस्टिक, विट्रॉयल, पंजेंट, वेनोमनस मतलब जहरीले लोग जो ऑलवेज दूसरे का बुरा चाहते हैं। और मैंने इसका एक वर्ड भी दिया था, मेलेवलेंट। मेलेवलेंट का मतलब भी होता है, मैल वाला वर्ड क्या है? बैड। वेलेंट मतलब फीलिंग के सेंस में, बैड फीलिंग है। मेलेवलेंट। देन यू हैव एबनॉक्शियस। एबनॉक्शियस वर्ड को कैसे याद रखोगे? ऑब। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑब वाले वर्ड जितने भी क्या होते हैं, ऑब वाले वर्ड होते हैं जितने भी किस सेंस में जाता है? नेगेटिव। जैसे आप ऑब्स्टैकल करते हो, आप ऑब्स्ट्रक्शन करते हो, ये सब नेगेटिव वर्ड है। ऑब्नॉक्शियस मतलब वेरी हार्मफुल, जो ऑलवेज दूसरे का बुरा चाहते हैं, ठीक है। एबनॉक्शियस, हार्मफुल, हार्मफुल भी जा सकते हो आप। इसको हम बोल सकते हैं ना वेरी परनीशियस। परनीशियस का मतलब भी है जो लोग ऑलवेज दूसरे का बुरा चाहते हैं। इसे हम बोलते हैं बेनफुल, वेरी हार्मफुल के सेंस में जा रहा है, जो लोग ऑलवेज दूसरे का बुरा चाहते हैं। तो ये सारे इसके क्या हो गए?
ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। यस, एकता एकता भी है। वेरी गुड, आज तो गर्ल्स के बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। वेरी ग्लैड टू सी यू पीपल। एकता, आपका भी नाम ले लिया मैंने। यस, सौरभ ने आंसर सही दिया। एक वर्ड होता है मैलिस। मैलिस में भी मैल का मतलब भी तो बैड होता है ना, तो मैलिस दुर्भावना रखना, दूसरे का बुरा सोचना, जहरीले लोग, टेस्ट के सेंस में बिटर, सब बिटर के सेंस में। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, सब बैड के सेंस में, नेगेटिव सेंस में। अभिषेक ने सरकाजम बोला है, बट सरकाजम एक अलग वर्ड है। सरकाजम किसे बोलते हैं? सरकाजम हम व्यंग को बोलते हैं, व्यंगात्मक कमेंट्स देते हैं उसको बोलते हैं। सरकाजम इज अ डिफरेंट थिंग। मैम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल, कैन आई फिल स्टेनो एग्जाम फॉर्म? वाई कांट यू फिल? आप फिल कर सकते हो। स्टेनो का एग्जाम फेब है, फेब में है, फेब के फर्स्ट वीक में है। एंड स्टेनो का जो भी एग्जाम्स देते हैं ना, स्टेनो के एग्जाम में इंग्लिश प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है, 100 मार्क्स का इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश तो अच्छे से पढ़ के जाना है। और बहुत खुशी की बात है कि उसमें मैथ्स है नहीं, यू हैव जीएस एंड रीजनिंग, बट इंग्लिश प्लेज अ वेरी डिसाइसिव क्रूशियल रोल। चलो, आई थिंक मैं इसे अब रब करती हूँ। ठीक है, इसे रब कर दे रही हूँ। आई थिंक सबने लिख लिया होगा, ये तो हमारे सब सिनोनिम्स थे, इसके समानार्थक शब्द थे। ठीक है, चलो इसका एंटोनिम लिख रही हूँ। अरे हाय हाय नहीं करना है दिस गौरव, हाय मैम नहीं बोलना है, अच्छा से बोलना है गुड इवनिंग मैम। आई एम नॉट योर फ्रेंड की हाय हाय कर रहे हैं। अच्छे से विश करना है अपने टीचर को। इस बार इंग्लिश में टॉप करूंगा मैं। अच्छी एनर्जी है। विच ग्रामर पोर्शन विल बी कवर्ड टुडे? अभी तो मैं वो कैप करके देन आई स्टार्ट विथ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर ऑल्सो। कहाँ कहाँ से कैसे एरर्स आएंगे, आप प्रेपोजिशन में क्या पढ़ते हो और एग्जाम में क्या आता है, थोड़ा वो सबके बीच में हम डिस्कशन करेंगे। इनको याद करने का तरीका, ये तरीका ही तो बता रही हूँ। मेलेवलेंट बता दिया, एबनॉक बता दिया, बेनफुल, ये सब तो बता ही दिया, जहरीला, कॉस्टिक, और ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब कड़वा, बिटर, और कितना तरीका चाहिए। नेक्स्ट क्लास एक एक सिनोनिम का इंजेक्शन लेके आना होगा और एक एंटोनिम का, और दोनों को पीडीएफ में भेजना होगा। एक सिनोनिम का इंजेक्शन ले लेना, एक एंटोनिम का, सब याद हो जाए। यस विशाल, यू आर राइट, प्रेपोजिशन इज वेरी ट्रिकी एज वेल। ट्रिकी है बट ठीक है, हो जाएगा, नो नीड टू वरी। अब इसका एंटोनिम्स लिखो। कड़वा एंड ऑल जो है, बहुत कड़वे लोग। राजीव रंजन कुमार, यस गुड इवनिंग। मनीष एंड ऑल, गुड इवनिंग। चलो इसका एंटोनिम्स बता दो फटाफट, कड़वे लोग का। जो लोग कड़वा है, ये कड़वा टेस्ट है, इसका हम एंटोनिम्स लिख सकते हैं प्लेजेंट। ठीक है, प्लेजेंट लोग है। बेनेवलेंट लिख सकते हैं, जो अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी काइंड, ये कभी भी दूसरे का बुरा नहीं सोचते हैं। दे आर वेरी पोलाइट। ठीक है, दे आर वेरी जेंटल, ये सब तो इजी वर्ड्स है। दे आर वेरी कॉर्डियल, झगड़ा झंझट नहीं करते हैं। दे आर वेरी कर्टियस, ऑलवेज दूसरे का अच्छा सोचते हैं। बेनेवलेंट है, इसका भी बहुत अच्छा सा वर्ड है, इनोक्वस। ठीक है, एनोक्वस वर्ड है। एनोक्वस का मतलब क्या है? हाँ, स्वीट भी डाल सकते हो, बट स्वीट थोड़ी आने वाला है ऑप्शन। इनोक्वस का मतलब होता है ना हार्मलेस। ठीक है, हार्मलेस, जो कभी भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। यस यू आर राइट, बहुत अच्छा वर्ड है। और इनो, इनो वर्ड को, इनो का मतलब होता है इन, नो, और क्वस का मतलब है हार्म, नो हार्म। जैसे आप थोड़ा सा ये भी वर्ड याद रख सकते हो ना, इनोसेंट। इनोसेंट वर्ड से जोड़ सकते हो, इनोसेंट लोग भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। उसी तरह इनोक्वस, इनोक्वस का मतलब भी है दे आर नॉट हार्म। इनो का मैंने आपको रूट वर्ड में बताया है ना, इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है नो। ठीक है, तो नो हार्म, जो किसी को हार्म नहीं करते, हार्मलेस लोग हैं, अच्छे हैं, वो खतरनाक नहीं। बेनेवलेंट बोल सकते हो, बिनाइन बोल सकते हो, दे आर गुड पीपल। चलो ये हो गया। सेवरी भी डाल सकते हो, बट ये सेवरी जो है ना, ये जो सेवरी वर्ड है, ये अच्छे टेस्ट के सेंस में जाता है। ठीक है, लोगों के सेंस में यूज नहीं करोगे, ये जब भी सेवरी वर्ड होता है टेस्ट के सेंस में होता है।
पेनिशिया कहाँ से आ जाएगा? पेनिशिया तो हर मर्ज की दवा है। डिलीशियस, चलो आई थिंक लिख लिया होगा सबने। ठीक है, इनोसेंट एंड ऑल, इसको रब कर रही हूं मैं। अब दो वर्ड आप साथ साथ लिखो, दो वर्ड आपको कंफ्यूज करता है। एक वर्ड लिखो, एडवर्सिटी। ठीक है, और एक वर्ड लिखो आप यहाँ पे, एडवर्सरी। नो डाउट, both the words they sound same, but they have a very different meaning. एडवर्सिटी एंड एडवर्सरी, ठीक है, दोनों देखते हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, प्लेजेंट तो क्वेश्चन स्टूडेंट का है, प्लेजेंट और प्लेजर में क्या डिफरेंस? सबसे पहले ये प्लेजेंट वेरी सुहावना, बहुत अच्छा, ये एडजेक्टिव है, और प्लेजर नाउन है। प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय। ठीक है, और दिस प्लेजेंट इज वेरी गुड एंड ऑल। अच्छा, चलो आ जाते हैं एडवर्स, एडवर्सिटी और एडवर्सरी। अब देखोगे कि एस तक दोनों वर्ड का स्पेलिंग सेम लग रहा है। ठीक है, एस एल्ट्रुइस्ट भी हो सकता है, विशाल, एल्ट्रुइस्ट का मतलब भी होता है परोपकारी, जो ऑलवेज दूसरे का अच्छा चाहते हैं, ये भी हो सकता है, यू आर राइट। चलो आ जाओ, एडवर्सिटी, इसका सिनोनिम्स लिखते हैं। एडवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे थोड़ा बहुत तो ध्यान रखा होगा, एडवर्स का मतलब क्या है? जैसे आप बोलते हो ना, एडवर्स कंडीशन। एडवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। एडवर्स कंडीशन का मतलब है विपरीत परिस्थिति, एडवर्स ऑपोजिट कंडीशंस, मतलब जब आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो एडवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं? बैड कंडीशन, दुर्दशा, खराब हालत। ये तो बैड कंडीशन मैंने ऐसे ही लिख दिया है। चलो आप बताओ कि इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। इसका सीन, एडवर्सिटी का मतलब होता है ना विपरीत परिस्थिति। इसको हम बोलते हैं, एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, दैट इज मिजरी। मिजरी का मतलब भी होता है बहुत खराब, बुरी हालत, दुर्दशा, बहुत निराशाजनक, बहुत दयनीय हालत में है। और बच्चे क्या करते हैं, इस वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है? माइजर। माइजर किसे बोलते हैं? माइजर इज कंजूस। ठीक है, माइजर कंजूस को बोलते हैं। और जब मैं बच्चों से बोलती हूँ कि माइजर क्या है, वो बोलेंगे कंजूस। और मिजरी क्या है? मिजरी को कंजूसी बना देते हैं। ये कंजूसी अलग वर्ड है। ठीक है, मिजरी गरीबी के सेंस में, और कंजूसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजूसी इन इंग्लिश इज नोन एज माइजरलीनेस। ठीक है, ये माइजर है और ये माइजरलीनेस है। कंजूसी को माइजरलीनेस बोलते हैं, मिजरी कंजूसी नहीं है। मिजरी तो बुरा वक्त, मिसफॉर्च्यून, दुर्दशा। ठीक है, उस सेंस में यूज है। और अगर आपसे कोई पूछे कि माइजर क्या है, माइजर एक नाउन है। ठीक है, और माइजरलीनेस भी नाउन है। बट ये माइजर कॉमन नाउन है, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। और माइजरलीनेस, कंजूसी, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। चलो मिजरी जाते हैं, इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। जैसे आपने बोला, हाँ, मिजरी, और एक वर्ड, आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉर्च्यून। चीजों को लिंक करके पढ़ना है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। चलो मुझे जल्दी से बता दो, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का दो मतलब होता है, क्या क्या है फॉर्च्यून का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्च्यून? जल्दी से कोई आंसर दे दो, फॉर्च्यून का दो मतलब है। हाँ, हम्बल का, यस गौरंग, यू आर राइट। हम्बल का एक मीनिंग मैंने बताया था, शी कम्स ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड। हम्बल बैकग्राउंड का मतलब है पुअर बैकग्राउंड, और एक हम्बल का मतलब होता है विनम्र। यस, याद रखा है, अच्छी बात है। चलो मुझे, हाँ, एक फॉर्च्यून का मतलब आंसर आया है। अच्छा, भाग्य, दुर्भाग्य भी कर दिया है। फॉर्च्यून का मतलब होता है गुड लक। ठीक है, फॉर्च्यून का मतलब है लक, वो भी गुड लक के सेंस में। और फॉर्च्यून का उल्टा क्या होता है? मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून इज बैड लक। तो आप मिस फॉर्च्यून डाल सकते हो यहाँ
एक फॉर्च्यून तो मैंने आपको लक के सेंस में बताया, बट मैंने लिखा ऑल द एक फॉर्च्यून का मतलब होता है वेल्थ। ठीक है, फॉर्च्यून का दो मतलब है, एक तो लक होता है किस्मत और एक होता है संपत्ति। जैसे मैंने लिखा ही इनहेरिटेड अ ग्रेट फॉर्च्यून फ्रॉम हिज फादर। यहाँ किस सेंस में? इनहेरिटेड मतलब उसे विरासत में अपने फादर से बहुत बड़ी किस्मत तो नहीं मिली, क्या मिली? वेल्थ मिली। तो यहाँ फॉर्च्यून किस सेंस में हो गया? लक के सेंस में नहीं है, वेल्थ के सेंस में। ओके, दोनों प्रॉपर्टी एस वेल्थ किसी सेंस में भी आ सकता है। ये लार्ज, विकास ने लिखा लार्ज मनी। ये लार्ज मनी क्या होता है? कितना बड़ा मनी? लार्ज तो साइज के लिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बोल सकते हो, लार्ज मनी नहीं होता है। हाँ, फॉर्च्यूनर कार इसी वर्ड से बना है शायद। यस, अगर फॉर्चुनेट हो, लकी हो, सीजीएल क्रैक हो जाएगा तो फॉर्च्यूनर कार खरीद लोगे। और कुछ तो ये भी बोलेंगे एक फॉर्च्यून रिफाइन ऑयल भी होता है, तेल भी होता है ना, ऑयल। तो जो लोग लकी है वो फॉर्च्यून ऑयल खाते हैं। ये एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियां, मिसफॉर्च्यून एंड ऑल हो गया। ये संतोष, आपका भी मैसेज मिल रहा है मुझे। मिसफॉर्च्यून, और इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है प्लाइट। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे ना, तो जनरली महाराष्ट्र वगैरह का जब न्यूज आता है, जब किसानों की दुर्दशा वाले वाले न्यूज एंड ऑल आता है, तो उसमें प्लाइट वर्ड आ जाता है। ठीक है, हाँ, ह्यूज मनी नहीं बोलोगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बोलोगे। मनी का अमाउंट होता है ह्यूज। ह्यूज ना, ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है, बट ये साइज के सेंस। लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है, बट साइज के सेंस में। बट मनी में अमाउंट बोलोगे, ह्यूज मनी नहीं होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। प्लाइट, प्लाइट का मतलब भी होता है दुर्दशा। एक वर्ड आता है, जनरली हमारे न्यूज़पेपर में देखोगे ना, मिल जाता है द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स की दुर्दशा। एक वर्ड आता है प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट का मतलब भी है बुरी स्थिति, खराब वक्त। यस गौरंग, यू आर फ्रॉम अच्छा, यू आर फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। कभी कभी अभी रिसेंट फार्मर्स वाला न्यूज था ना। हाँ, प्लाइट इन विदर्भ, यस यू आर राइट। ये सब प्रीडिकामेंट हो गया। दो तीन वर्ड एकदम अच्छे से याद रखना है। एक तो आपको मिजरी याद रखना है, एक प्रीडिकामेंट याद रखना है, और एक वर्ड आता है स्कॉर्च। ये सब मैं मेन वर्ड इसलिए दे रही हूँ ना, दिस गेट्स रिपीटेड, आपके एग्जाम में ये रिपीट होता है। चलो, आप सौरो भी बोल सकते हो, सौरो का मतलब भी है दुख दर्द। सफरिंग भी बोल सकते हो, सफरिंग्स, इसका मतलब भी है दुख दर्द। यस, यू आर फ्रॉम जयपुर, इट्स वेरी गुड टू टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मैडी इज फ्रॉम जयपुर। चलो, प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट का मतलब भी है दूरदर्शा। एक वर्ड आता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब भी है, डिस वर्ड है। जनरली डिस वाला वर्ड, हाँ, एक चीज और याद रखना है, जनरली डिस वाला वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? ये मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, अभी जिसने रिसेंटली बैंकिंग का एग्जाम दिया होगा, अभी जो हमारा आईबीपीएस पीओ का प्री हुआ था, उसमें एक वर्ड आ गया था। उसमें एक वर्ड क्या आ गया था? डिसइंटरेस्टेड। as you people know, English is a very beautiful language. Beautiful language in the sense ना कि आप बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगा सकते, वर्ड का मीनिंग चेंज होते रहता है। डिसइंटरेस्टेड आ गया। और हमने रूट वर्ड में क्या पढ़ा है कि जनरली डिस वाला वर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे डिस का क्या लगा दोगे आप, इसका नेगेटिव बनाने के लिए? ऑनर का क्या लगाते हो? डिसऑनर। रिस्पेक्ट का क्या लगाते हो? डिसरिस्पेक्ट। तो जनरली हमारा डिस वाला वर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। बट कभी अब, लेकिन ये जो डिसइंटरेस्टेड वर्ड है ना, डिस लगने के बावजूद भी ये कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, जब ये हमारे सेंटेंस में आया था ना, तो स्टूडेंट को लगा कि डिसइंटरेस्टेड तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। उन्हें लगा कि इंटरेस्टेड का उल्टा क्या होता है? इंटरेस्टेड का उल्टा अनइंटरेस्टेड होता है। ये बैंकिंग एग्जाम की बात कर रही हूँ, फिल अप द ब्लैंक्स में। और बच्चे इसी ऑप्शन को छांट के आ गए, यही सही आंसर था। जनरली डिस वाले वर्ड हमारे नेगेटिव होते हैं, बट डिसइंटरेस्टेड, डिस लगने के बावजूद भी क्या है, पॉजिटिव है। बच्चों को लगा कि इंटरेस्टेड का उल्टा तो अनइंटरेस्टेड होता है, डिस लगाने की जरूरत नहीं है। बट डिसइंटरेस्टेड वर्ड होता है, वो भी कैसा वर्ड है, पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है अनबायस्ड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं
इम्पार्शियल। अनबायस्ड लोग कौन होते हैं? यस यू आर राइट, अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब है जो पक्षपात नहीं करते हैं। और सेंटेंस आया था कि जज को अच्छा डिसीजन देने के लिए। यस विजय, यू आर राइट। हाँ, न्यूट्रल। न्यूट्रल एक अलग वर्ड है, ओके। न्यूट्रल इज अ डिफरेंट थिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अनबायस्ड। जज को अच्छा डिसीजन देने के लिए क्या होना है? फॉर अ जज टू गिव प्रॉपर डिसीजन ही शुडंट बी अनइंटरेस्टेड, ही शुड बी डिसइंटरेस्टेड। सो डिसइंटरेस्टेड, डिस लगने के बावजूद भी दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड, जो पक्षपात नहीं कर। ओके, डिस, ये तो ये हो गया इसका। और एक वर्ड लिख लो, वो। WOE। वो का मतलब भी होता है सफरिंग। एक वर्ड होता है अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का, अफ्लिक्ट होना मतलब किसी चीज से ग्रसित होना। ठीक है, किसी गरीबी वगैरह से ग्रसित हो, अफ्लिक्टेड हो। कैंडिड नहीं होगा विकास। कैंडिड का मतलब तो बहुत बोल्ड होता है। कैंडिड इज अ वेरी डिफरेंट। ठीक है, वो। अब आप कंफ्यूज हो गए। एक वर्ड आता है वो, और एक वर्ड आता है फो। फो का मतलब क्या होता है? दुश्मन, एनिमी। बोलते हो ना, फ्रेंड्स एंड फो। नेहा, द वीडियो इज नॉट प्लेइंग। आई थिंक बाकी सबके वीडियोस तो आ रहे होंगे। नेहा का वीडियो थोड़ा सा अनइंटरप्टेड होना चाहिए। अभी इंटरप्टेड है उनका वीडियो, नॉट प्लेइंग। गुड टू सी यू मैम, वेरी गुड टू सी यू पीपल एज वेल। दिस इज मोहित। ठीक है, अफ्लिक्शन ये सब किस सेंस में जा रहा है? गरीबी, पीड़ित एंड ऑल के सेंस में जा रहा है। ओके, वो का मतलब भी होता है सफरिंग, डिस्ट्रेस एंड ऑल। ये तो इसका क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? यस, क्लियर है। तो नेहा काइंडली आप थोड़ा चेक कर लो, क्योंकि वीडियो इज स्विमिंग, माय गॉड। एक जगह वीडियो इज वॉकिंग, एक जगह वीडियो इज प्लेइंग, आज वीडियो स्विमिंग हो गया। कल ऐसा ना हो कि वीडियो इज स्लीपिंग। बट नो डाउट टॉप रैंकर्स, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वहां वीडियो स्लीप नहीं होगा। मेरी वॉइस पे ध्यान मत दो, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उस पे ध्यान दो। यस मोहित, दिस इज फ्रॉम पैरामाउंट 277 बैच। इट्स वेरी गुड टू सी यू। 277 बैच बहुत बड़ा सा बैच था। आई रिमेम्बर, स्टिल रिमेम्बर द बैच। वीडियो इज फ्लाइंग। चलो, पता नहीं वीडियो क्या क्या होगा। ये तो सब होता है गरीबी के सेंस में। चलो अब इसके एंटोनिम्स लिख रही हूँ, ठीक है। वीडियो इज फ्लाइंग। ये मैंने इसका सिनोनिम्स दिया था। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एंटोनिम्स। जब जब हमारा एडवर्सिटी आया है ना, तो एडवर्सिटी का उल्टा क्या है? प्रोस्पेरिटी। एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियां, वेरी बैड सिचुएशन एंड ऑल। और प्रोस्पेरिटी मतलब होता है संपन्नता, संपन्न होना। प्रोस्पेरिटी मतलब फूलना, फलना, संपन्न होना। और प्रोस्पेरिटी का निमोनिक्स क्या बनाना है? प्रॉस्परस होना, संपन्न होना। और निमोनिक्स तो आप अपने से भी बना सकते हो, वैसे मैं आपको करवाऊंगी, निमोनिक्स करवाते रहूंगी। प्रोस्पेरिटी और वेल्दी कर सकते हो। ऑपुलेंस, ऑपुलेंस का मतलब भी होता है प्रचुरता, बहुत ज्यादा संपन्न। फॉर्च्यून जा सकते हो, वहां मिस फॉर्च्यून लिखा था तो यहाँ फॉर्च्यून लिख सकते हो। थ्राइविंग, थ्राइव करना मतलब फूलना फलना, फ्लरिश कर रहे हो आप। अबाउंडिंग, अबाउंड मतलब बाउंड्री से बाहर आपके पास धन संपत्ति आ गया है। यस नेहा, इट्स गुड। वीडियो प्ले करना शुरू हो गया है। अबाउंडिंग, ठीक है, ये सब संपन्न के सेंस में, संपन्नता, फॉर्चुनेट एंड ऑल। ये तो हमने इसका एंटोनिम किया। चलो एक वर्ड और ले लेते हैं। इसमें आप ये भी डाल सकते हैं, बून। बून का मतलब है ब्लेसिंग, वरदान मिला है, सब डाल सकते हो। फ्लरिश, फ्लरिशमेंट, दिस इज विकास, फ्लरिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। यस, चलो ये तो लिख लिया। एक वर्ड और करके फिर मैं प्रेपोजिशन स्टार्ट करती हूँ। लेट अस स्टार्ट विद प्रेपोजिशन। आई एम आल्सो वेरी डेस्परेट टू टीच प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, सब जगह प्रेपोजिशंस आता है, और स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुख दर्द इस प्रेपोजिशन। पर आज प्रेपोजिशन को अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। एक वर्ड और कर लेते हैं। ये तो मैंने एडवर्सिटी करवाया, ठीक है। अब आ जाओ एडवर्सरी। एडवर्स है तो ये भी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, कुछ नेगेटिव ही होगा। एडवर्सरी का मतलब है, वो तो एडवर्सिटी था, ये एडवर्सरी का मतलब है विरोधी। ठीक है, थोड़ी हिंदी वगैरह की स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना। आसिफ अहमद अंसारी इज वेलकम। एडवर्सरी का मतलब होता है ना विरोधी। विरोधी मीन्स योर कॉम्पिटिटर, योर राइवल, योर कंटेंडर। ठीक है, आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर। यस, सजेस्टेड के बाद टू आता है, ही सजेस्टेड मी नहीं होगा, ही सजेस्टेड टू मी। अच्छा, एडवर्सरी, एडवर्सरी का पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है। एडवर्सरी विरोधी है, विरोधी कोई व्यक्ति है, इसलिए ये क्या है, नाउन है। कोई व्यक्ति हमेशा नाउन ही होगा। आपके ओपोनेंट, ठीक है, आपके एंटागनिस्ट, ये सब आपके विरोधी है। कम्बैट, कम्बैट मतलब फाइट करना, जिसे आप फाइट करते हो, कम्बेटेंट, ये सारा एनिमी के सेंस में है। ठीक है, योर ओपोनेंट, राइवल। चलो जल्दी से इसका एंटोनिम कर लेते हैं। इसका एंटो, ये तो सारे विरोधी लोग हो गए, इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम सपोर्टर होगा। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा, अलाइज। ये वर्ड आपने सुना होगा कभी न्यूज़पेपर में, ऐसे ऐसे आपको मिल जाता है, द बीजेपी एंड इट्स अलाइज। बीजेपी एंड इट्स अलाइज, ये अलाई का प्लूरल है। अलाइज मतलब सहयोगी, बीजेपी और उसके सहयोगी। ठीक है, ये एड, एड्स, ठीक है, एड्स का मतलब भी है, वही है, कम्बेटेंट। अच्छा, इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। दिट इज कम, कम्बैट करना मतलब जूझना, फाइट करना। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा, कम्बेटेंट। वो कमबैक क्या लिखा है दिख नहीं रहा, अभी सही कर दिया मैंने। ठीक है, सपोर्टर, ये एड का मतलब क्या है? ये एड, एड का मतलब क्या है? हेल्प। ये हेल्प है, और ये इसका मतलब है हेल्पर्स, ये नाउन है। ये हेल्पर्स के सेंस में। एंडोर्सर्स, एंडोर्सर भी आपके सपोर्टर, देखा होगा ना टीवी पर, किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हो, किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो, मतलब एंडोर्स भी उसी प्रोडक्ट का करते हो ना, जिसको आप सपोर्ट करते हो। चलो ये तो हमने कर लिया। अब नाउ लेट अस स्टार्ट विथ प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन स्टार्ट कर रही हूँ। असिस्टेंट बैक कर। एक तो आपने अबेटर भी बोला है, अबेट करना, ठीक है, अबेट करना भी होता है। अबेट करना मतलब भी होता है किसी को एनकरेज करना, बट वो नेगेटिव सेंस में। ठीक है, किसी को आप प्रोत्साहित कर रहे हो कुछ गलत काम करने के लिए। ये कितना पेज छोड़ना है सब्जेक्ट वर्ब के लिए? 2 पेज तो बोला था कल छोड़ने के लिए। चलो अब लिख लिया होगा, शुड आई रैप? एडमिट, एडमिट करना अलग वर्ड होता है। गौरंग 2 पेज छोड़ दो सब्जेक्ट वर्ब के लिए। चलो एक बार मुझे रिस्पॉन्ड कर दो, इसको रब कर दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा होपफुली। यस मैम, चलो। अबाउंडिंग प्लेंटीफुल के सेंस में भी आ सकता है। प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, वो भी सेंस में जा सकता है। चलो,
प्रेपोजिशन पढ़ाने से पहले ना दो तीन चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे आके बोलते हैं कि मैम हमने प्रेपोजिशन तो पढ़ ली। इम्यूलेटर अलग वर्ड है। जयंत ने इम्यूलेटर पूछा है। इम्यूलेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, ठीक है, कॉपी करना, नकल करना। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। प्रेपोजिशन पढ़ने से पहले दो तीन चीज ध्यान रखना है। ध्यान रखना इन द सेंस, ये होटल और मोटेल तो हर बच्चे पूछते हैं, चलो बाद में बता दूंगी। बच्चों का कंप्लेन होता है कि मैम हम प्रेपोजिशन में पढ़ के कुछ और जाते हैं और एग्जाम में कुछ और आता है। आई एग्री विथ माई स्टूडेंट्स। आप जिस जो ध्यान लगाकर जो चीजें पढ़ते हो ना, उससे कम वेटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप जो चीज इग्नोर करके जाते हो ना, वहीं से एरर आ जाता है। जनरली क्लास में देखती हूँ ना, बच्चे बिजी है, मैम इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस है, ओवर अंडर छाप छाप के 5 7 8 9 पेज का नोट्स भरे हुए हैं बच्चे। ठीक है, इन इंटू ऑन अपॉन, कंकड़ नदी में कंकड़ फेंका डूब गया तो इंटू तैर रहा है, इन पता नहीं क्या क्या सब सीख के आते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट से कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पढ़ना है, बट आप अपना ज्यादा टाइम ना इसी में वेस्ट कर देते हो। बट हमारे एग्जाम में मेनली एरर कहां से आता है? मेनली एरर कहां से आएगा? एक आएगा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब किसका पार्ट है? ये प्रेपोजिशन का ही पार्ट है। और दूसरा एरर कहां से आता है? यस अविनाश, यू आर राइट। अविनाश ने बोला है कि मैम फिक्स प्रेपोजिशन सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट हम यहाँ इजी करेंगे फिक्स प्रेपोजिशन को। ठीक है, मैं आपका काम थोड़ा सा इजी कर दूंगी, आई ट्राई। और दूसरा एरर कहां से आता है? फिक्स प्रेपोजिशंस। और मैंने बच्चों को देखा है कि प्रेपोजिशन में सब तो वो पढ़ लेते हैं, बट सबसे ज्यादा इग्नोर किसको कर देते हैं? फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन को। और देखोगे ना, मेनली हमारा क्वेश्चन कहां से आ जाता है? फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो इससे कभी कभी 30, अगर हम रेशियो देखते हैं, इन आउट अंडर बिलो बिटवीन अमंग, ये सबसे अब उतना एरर्स नहीं आता है। इससे एरर्स सिर्फ 30% आएगा। 30 क्या हो सकता है, 20 to 25% आए। बट बाकी का जो 70-75% एरर है ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब। बट हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इग्नोर इसी को कर देंगे। हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन का मैं आपका काम आसान कर दूंगी। यस, विकास ने बोला है फिक्स प्रेपोजिशन याद नहीं होता, याद हो जाए। ठीक है, नो नीड टू वरी, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अभी मैं सब प्रेपोजिशन को हमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप देखोगे छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, प्रेपोजिशन से तो एरर्स रहेंगे ही। और आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरे पेपर में 5 से 6 नंबर का प्रेपोजिशन रहेगा। या तो वो फिल अप द ब्लैंक्स में आ सकता है, या तो वो आपके एरर में आ सकता है, या आपको प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसमें? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में इंग्लिश, सॉरी, क्लोज टेस्ट में प्रेपोजिशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल, वेरी पिवोटल। पिवोटल का मतलब क्या है? सेंट्रल, क्रूशियल रोल। ठीक है, बहुत हेल्प करता है। इसलिए हेल्प करता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा आपको परसिस्ट, और मैंने लिखा कंटिन्यू। ठीक है, अगर हो सकता है आपके क्लोज टेस्ट में ना परसिस्ट वर्ड भी आ गया और कंटिन्यू भी आ गया। ठीक है, दोनों आ गया, और दोनों का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू करना। इसमें कौन सा ऑप्शन ऑप्शन चुनना है ना, ये आप किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे? प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग। अगर बगल में इन लगा हुआ है तो कौन सा वर्ड लगेगा? परसिस्ट। शी परसिस्टेड इन डूइंग द वर्क। कंटिन्यू के साथ शी कंटिन्यू टू डू द वर्क, टू लगता है। तो ये सब हमें बहुत हेल्प करता है प्रेपोजिशन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन को पढ़ना कैसे है। ठीक है, कैसे कैसे भाग में डिवाइड करके पढ़ना है। फिक्स प्रेपोजिशन मैं समझ सकती हूँ, फिक्स प्रेपोजिशन डिफिकल्ट है, दो ही पार्ट डिफिकल्ट है और वही मेन है, फिक्स प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब। धनंजय ने पूछा है फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाएंगे? पूरा पढ़ाऊंगी फिक्स प्रेपोजिशन, अलग अलग कॉलम में लिखवाऊंगी, आपका काम इजी हो जाए। इसके भी पीडीएफ मिल जाएंगे। चलो पहले तो स्टार्ट करते हैं, पीक्यूआरएस भी होगा। पीक्यूआरएस का थोड़ा सा ट्रिक्स बताना होगा बोर्ड पे। ध्यान से पहले अभी आप समझोगे, ठीक है? याद भी करवा दूंगी, ठीक है, याद भी करवा दूंगी। आप कुछ मत करना, आप सिर्फ बैठे रहना। यहां से मैं एक फिक्स प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का इंजेक्शन तो भेज ही रही हूँ, एक फिक्स प्रेपोजिशन का भी भेज दूंगी।
ठीक है, कुछ नहीं याद करना है आपको, आराम से घर पे बैठना है, यहाँ से मैं सब भेजते जा रही हूँ, याद भी करवा देना। प्रेपोजिशन, ठीक है, दिस इज मैम इनको याद करवा दीजिएगा। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम्म फ्रेजल वर्ब का मैंने एक यूट्यूब पे डाला है, अभी और भी डाल दूंगी। प्रेपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहले ध्यान से सुनना है, अभी कोई भी कुछ भी कमेंट वगैरह नहीं करेगा, ठीक है? प्रेपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक। ओके, इसको हिंदी में संबंधवाचक बोलते हैं, और नाम, सिंस इसका नाम संबंधवाचक है, इसका मतलब ये क्या बताता है? संबंध बताता होगा। ठीक है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच डिनोट्स रिलेशनशिप। अब आपके दिमाग में आएगा ये संबंध बताता होगा किसके बीच? ये संबंध बताता है नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी और वर्ड के साथ सेंटेंस में। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले तो इसका वर्ड है प्री प्लस पोजिशन। अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, प्रीफिक्स और उससे तोड़ते हैं, तो इसका प्री प्लस पोजिशन इज प्रेपोजिशन। पोजीशन वर्ड इसमें इसलिए लगा है ना, क्योंकि इसका पोजीशन किसके पहले होता है? इसका पोजीशन होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है, प्रेपोजिशन का पोजीशन क्या होता है? प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। और नाउ ये तो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, बट इसका काम क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ। तो अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो ना, तो लिख सकते हो, अ प्रेपोजिशन डिनोट्स। एक तो बता दिया कि प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? प्रेपोजिशन लगता है नाउन या प्रोनाउन के पहले। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, और इसका काम क्या होता है? इट डिनोट्स रिलेशनशिप ऑफ नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताता है सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ। ठीक है, प्रेपोजिशन डिनोट्स रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विथ सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। अभी मैं इसको क्लियर कर लेती। दो चीज प्रेपोजिशन के बारे में याद रखना है। इसका नाम है संबंधवाचक, इसका नाम संबंधवाचक है, इसका नाम संबंधवाचक है। और संबंधवाचक है, इसका मतलब ये क्या बताता है? संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन किससे बताता है? ये रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ। और ये जो किसी और वर्ड के साथ बता रहा है ना, ये कोई और वर्ड नाउन भी हो सकता है, ये कोई और वर्ड वर्ब भी हो सकता है, ये कोई और वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं छोटे में लिखूं, तो प्रेपोजिशन क्या बताता है? नाउन का रिलेशन नाउन से बता सकता है। ठीक है, प्रोनाउन का रिलेशन प्रोनाउन से बता सकता है। कई बार प्रेपोजिशन क्या करता है? नाउन का रिलेशन वर्ब से भी बता सकता है। कई बार हमारा प्रेपोजिशन नाउन का रिलेशन एडजेक्टिव से भी कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है। प्रेपोजिशन होता किसके पहले यूज होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले। और वो रिलेशन किससे, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किससे बनाता है? सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ। और वो कोई दूसरा वर्ड नाउन भी हो सकता है, कोई दूसरा, कोई वर्ब भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। Vamsi, I'm your new student. Please send me vocab PDF material.
No need to worry, Vamshi. I'll try my best to send you, but I haven't provided you ना वो कैब मैंने प्रोवाइड नहीं किया है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. आई मेड द स्टूडेंट्स राइट इन क्लास इटसेल्फ. ठीक है. एडवर्ब के साथ भी बताता, अभी मैं सब बता रही हूँ. गिव मी सम टाइम. ठीक है. अभी आप ध्यान से पहले लिखो. सबसे पहले याद रखोगे प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन का मतलब है संबंधवाचक. तो जाहिर सी बात है ये संबंध बताता है. किसका संबंध किससे? ये किसके पहले यूज होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है. ठीक है. और ये क्या बताता है? नाउन और प्रोनाउन का संबंध किससे बताता है? सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ. दूसरे वर्ड में ना वो दूसरा नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है. ठीक है. ट्रैंक्विलाइजर भी मांग रहे हैं. विकास कुमार इज आस्किंग फॉर ट्रैंक्विलाइजर ऑल्सो. चलो अब मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ. ओके. इस सेंटेंस में कौन सा प्रेपोजिशन है? इस सेंटेंस में हमारा प्रेपोजिशन है क्या? ऑन. इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन है ऑफ. यहाँ का प्रेपोजिशन भी ऑफ है. और भी दे दे रही हूँ कुछ एग्जांपल्स. और यहाँ भी सिंगल एफ वाला ऑफ है. सिंगल एफ डबल एफ हम डिटेल में करेंगे. यस, विशाल की आत्मा जाग चुकी है. याद तो करना ही पड़ेगा मैम, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर. आई एग्री विथ यू विशाल, करना ही होगा याद. और सब बच्चे याद कर रहे हैं. ठीक है. अभी थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स कर रही हूँ. अच्छा, दो विकास है इस बैच में. यहाँ का प्रेपोजिशन कौन सा है? नियर. और यहाँ का प्रेपोजिशन. अभी मैंने क्या बताया? प्रेपोजिशन का काम क्या है? वो नाउन को नाउन से भी जोड़ सकता है, नाउन को वर्ब से भी जोड़ सकता है, नाउन को किसी प्रोनाउन से भी जोड़ सकता है. सॉरी, प्रोनाउन के साथ तो वो लगता है. नाउन को किसी एडजेक्टिव के साथ भी जोड़ सकता है. प्रेपोजिशन किसी भी चीज को किसी के साथ भी जोड़ सकता है. ठीक है. रिलेट कर सकता है, बट यूज तो ये होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले ही. चलो अब पहला सेंटेंस देखो आप. देर इज अ बुक ऑन द टेबल. ये जो ऑन है ये प्रेपोजिशन है. इसका प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है ये किसी चीज को किसी से रिलेट कर रहा होगा. ये ऑन किसको किससे रिलेट कर रहा है? ये जो ऑन है ये बुक को रिलेट कर रहा है किससे? टेबल से. जो बुक है वो टेबल के कहां पे है? टेबल पर है. तो बुक इज अ नाउन. ठीक है. और टेबल भी नाउन है. तो यहां प्रेपोजिशन ने क्या काम किया? यहां प्रेपोजिशन ने नाउन को नाउन से रिलेट किया है. ठीक है. अब आ जाओ. ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. ये जो ऑफ है ये प्रेपोजिशन है. ये ऑफ किसको किससे जोड़ रहा है? म्यूजिक है. एक तो सबसे पहले याद रखना है कि प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? नाउन के पहले. तो म्यूजिक क्या है? म्यूजिक एक नाउन है. अगेन देखो ये टेबल क्या था? टेबल भी एक नाउन था. ये तो क्लियर है कि प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? या तो नाउन के पहले लग सकता है या तो प्रोनाउन के पहले. इसका पोजीशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, बट ये रिलेट करता है नाउन प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड से. यहां तो नाउन को रिलेट कर रहा था किससे? नाउन से. अब देखो यहां जो म्यूजिक है, ये जो ऑफ है ये किसको किससे रिलेट कर रहा है? म्यूजिक को किससे रिलेट कर रहा है? म्यूजिक को ही से नहीं कर रहा है. वो ही म्यूजिक नहीं है. ही जो है वो म्यूजिक का शौकीन है, फॉन्ड है. तो फॉन्ड क्या है? एनी वन ऑफ यू मुझे बताओ कि फॉन्ड क्या होता है? फॉन्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? जल्दी से बता दो. फॉन्ड. जल्दी से मुझे फॉन्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ. फॉन्ड नाउन है कि वर्ब है? फटाफट.
फाउंड वर्ब है? नहीं नहीं, फाउंड ये फाउंड नहीं है, फॉन्ड है, फॉन्ड। हम्म। यस, वर्ब आ रहा है। वर्ब नहीं है ये जो है ना, ये फाउंड वर्ब होता है। मैं फॉन्ड की बात कर रही। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फाइंड का पास्ट क्या होता है? फाइंड का पास्ट इज फाउंड, और जिसका पास्ट बनता है वो वर्ब। यस, चिन्मय का आंसर है एडजेक्टिव, आशुतोष एडजेक्टिव, विकास, एकता ऑल्सो एडजेक्टिव, मोहित एंड ऑल यस एडजेक्टिव है। ठीक है। फॉन्ड होना मतलब किसी चीज का शौकीन होना, और शौकीन होना आपकी विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ फॉन्ड क्या था? एडजेक्टिव। और यहाँ जो हमारा प्रेपोजिशन था, यहाँ जो हमारा प्रेपोजिशन था, किसको किससे लिंक कर रहा है? यहाँ जो प्रेपोजिशन है वो नाउन को एडजेक्टिव से लिंक कर रहा है। ठीक है, हमारा जो प्रेपोजिशन है वो नाउन को एडजेक्टिव से भी लिंक कर सकता है। अब थर्ड सेंटेंस आ जाओ। ही गॉट ऑफ द बस, वो बस से उतरा। ऑफ प्रेपोजिशन है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन है और ये तो नाउन है। बस तो नाउन है, और ये हमें पता है कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले ही आता है, तो ये प्रेपोजिशन है। अब ये बस वर्ड नाउन किससे रिलेट हो रहा है? ही से रिलेट। ये गॉट ऑफ, ऑफ मतलब नीचे उतरना, तो उतरना ही के लिए नहीं है, ये गॉट के लिए है, और गॉट क्या है? वर्ब है। तो यहां हमारे प्रेपोजिशन ने क्या किया? यहां हमारे प्रेपोजिशन ने नाउन को वर्ब से जोड़ा, यहां प्रेपोजिशन ने नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ा, और यहां नाउन को नाउन से जोड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। ये होम वगैरह है ना, वो सब बाद में पढ़ेंगे। होम अलग है, होम एडवर्ब है, उसके साथ वो सब हम धीरे धीरे आएंगे, अभी नहीं पूछना है, अभी तो हम बेसिक से चलेंगे। यस, गॉट वर्ब है। चलो मुझे बताओ, ही डाइड ऑफ कैंसर, ये कैंसर क्या है? एक तो ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है, इसका मतलब ये किसके पहले लगा है? नाउन के पहले। कैंसर इज अ नेम ऑफ अ डिजीज, और किसी भी डिजीज वस्तु का नाम हमेशा नाउन होता है। अब ये बताओ कि ये जो कैंसर है ये किससे जुड़ रहा है? ये जो कैंसर वर्ड है, ये जो हमारा प्रेपोजिशन है कैंसर, ये नाउन को किससे लिंक कर रहा है? ही से लिंक कर रहा है या डाइड से लिंक कर रहा है? जल्दी से आंसर दो, कौन से वर्ड से लिंक कर रहा है? ही से या डाइड से? डाइड से लिंक कर रहा है। और डाइड क्या है? वर्ब। ऑफ जो है ये डाइड के लिए, डाइड क्या है? वर्ब है। तो यहाँ का हमारा जो प्रेपोजिशन है, इसने अगेन नाउन को किससे लिंक किया? वर्ब से लिंक किया। ओके। ही वॉज सिटिंग नियर द हाउस, सॉरी, ही वॉज स्टैंडिंग नियर द हाउस, घर के पास में खड़ा था। चलो बताओ यहाँ प्रेपोजिशन कौन सा है? नियर प्रेपोजिशन। जब हम आगे, अब जब हमारा बैच आगे आगे प्रेपोजिशन बढ़ेगा ना, तो हम बहुत सारे डिफरेंसेस करेंगे। एक होता है नियर, एक होता है नेक्स्ट, एक होता है नियर बाय। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे एरर्स आते हैं, इसे हम डिटेल में अलग से करेंगे। ये जो नियर है ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब ये किसके साथ यूज हुआ है? नाउन से। तो ये तो क्लियर हो गया, हाउस नाउन है। अब मुझे बताओ कि जो यहाँ का प्रेपोजिशन है, हाउस को किससे लिंक कर रहा है? ही से लिंक कर रहा है या स्टैंडिंग से? स्टैंडिंग से लिंक कर रहा है, और स्टैंडिंग क्या है? वर्ब है। तो यहाँ का प्रेपोजिशन ने, नियर ने किसको किससे लिंक किया? नाउन को लिंक किया वर्ब से। हाउस एडवर्ब है, इसे एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। और एडवर्बी मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज नहीं करती हूँ। समटाइम्स ये जो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, ये भी नाउन का काम करता है। ठीक है, तो डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स नहीं लेना है, इजी को, इंग्लिश को एकदम सिंपल वे में पढ़ना है। ठीक है, उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है। तो अगर कोई ब्रिटिश आ जाएंगे ना, देख लेंगे ऐसे पढ़ते हुए, दे विल गो मैड। इजी इजी वर्ड्स यूज करना है। अभिमन्यु ने पूछा विच और दैट कहाँ कैसे यूज करना है, ये क्लियर हो जाएगा प्रोनाउंस में। चलो अब मुझे बताओ, द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड। माई हेड क्या है? नाउन है। और ओवर क्या है? प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कि कुछ रिलेट कर रहा होगा, किसी ना किसी को, किसी से रिलेट कर रहा होगा। तो ये जो हेड को रिलेट कर रहा है किससे? एरोप्लेन मेरे हेड के ऊपर से फ्लू कर गया, तो ये नाउन को रिलेट कर रहा है फ्लू से। और फ्लू क्या है? वर्ब है। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने किसको किससे जोड़ा? प्रेपोजिशन ने नाउन को वर्ब से जोड़ा। आई थिंक थोड़ा प्रेपोजिशन का डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और स्टूडेंट्स का धीरे धीरे बेसिक से करते हुए कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं।
प्रोनाउन प्रोनाउन वाला केस बताओ। यस अमित, अभी हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो कहां से मैं अभी प्रोनाउन बता दूंगी? सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ये समझ में तो आ गया होगा, प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और ये जोड़ता है नाउन को वर्ब से, नाउन को एडजेक्टिव से, नाउन को नाउन से, कहीं से भी जोड़ सकता है। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। जब भी कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछना है ना, तो व्हाट यू पीपल डू ना, जो क्लास चल रही है उससे रिलेटेड पूछो। ऐसा नहीं है कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ प्रेपोजिशन और आप क्वेरी पूछ रहे हो प्रोनाउन की। पहले तो हमने पढ़ा कि ये प्रेपोजिशन होता क्या है। ठीक है, और अब दूसरा हमें क्या देखना है, बच्चों का दूसरा क्वेश्चन कि मैम प्रेपोजिशन सेंटेंस के कहाँ पे यूज होता है? शुरू में यूज होता है, अंत में यूज होता है, एंड में होता है या बीच में होता है? जल्दी से मुझे आंसर दे दो। जो हमारा प्रेपोजिशन है सेंटेंस के कहाँ पे यूज होता है? एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड, और इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस? जल्दी से बताओ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर करोगे, ट्यूबलाइट नहीं बनोगे साहब, यू हैव टू बिकम सीएफएल, हैलोजन लाइट्स बनना है आपको। अच्छा, राहुल का आंसर है प्रेपोजिशन बीच में होता है, और बीच में का ही विकास ने इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया, मिडिल में होता है। और एक हाँ, कहीं भी, यस कहीं भी सही आंसर है। संतोष ने सही आंसर दिया। मैम एक एग्जाम्पल देना जहां प्रेपोजिशन प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकता है, ये बोल सकते हैं ना, ही सेड टू मी। देखो, आपने पूछा कि एक एग्जाम्पल देना जहां प्रोनाउन प्रोनाउन से जुड़ रहा है। ठीक है, कहीं भी, यस धनंजय ऑल्सो यू आर राइट, प्रेपोजिशन कहीं भी हो सकता है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है, एनीवेयर। हाँ, किसी का क्वेरी आया है कि देखो ही क्या है? पहले तो ये देख लेते हैं, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकते हैं। पहले मैं आपका क्लियर कर देती हूँ, पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना उसके बाद समझाती हूँ, सभी जगह यूज हो सकता है। जैसे मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। फिर एट दिस मैंने लिखा व्हाट आर यू लुकिंग एट। प्रेपोजिशन जो है हमारा सेंटेंस के कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, यहाँ प्रेपोजिशन कौन सा है? चलो मैं एट का ही ले लेती हूँ, चलो ठीक है, यहाँ का प्रेपोजिशन कौन सा है? ऑन। जैसे मैंने लिख दिया ही एम्ड, सिंस मैंने सब एग्जाम्पल एट से देना चाह रही थी, ही एम्ड एट द बर्ड। यहाँ एट कहाँ आ गया? बीच में। यहाँ का प्रेपोजिशन बीच में, यहाँ का प्रेपोजिशन भी बीच में, यहाँ का प्रेपोजिशन एंड में, और यहाँ का प्रेपोजिशन शुरू में है। तो प्रेपोजिशन जो है ना वो कहीं भी यूज हो सकता है। इट दे कैन बी यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, दे कैन बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, एंड दे कैन बी यूज्ड एट द बिगनिंग ऑल्सो। ये कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा प्रेपोजिशन कहीं भी यूज हो सकता है। अब हम थर्ड पार्ट पे एक चलते हैं। जनरली बच्चों का कंफ्यूजन मैंने देखा है एडवर्ब और प्रेपोजिशन को लेके। ठीक है मैम, कैसे पता करेंगे कि बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ का वर्ड एडवर्ब है, क्योंकि एक सिंगल वर्ड ना सेंटेंस में जाके कहीं प्रेपोजिशन बन जाता है और कहीं जाके वो एडवर्ब बन जाता है। दो तीन एग्जांपल करके फिर हम प्रेपोजिशन पे चलते हैं।
अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, दैट विल हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब। ठीक है, अभी मैंने एडवर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऊपर ऊपर बता देती हूँ। एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की। वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब। और वर्ब की विशेषता बताने के अलावा एडवर्ब्स और भी बहुत काम करता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब एडवर्ब पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन देख लो, जैसे मैंने लिखा लेट्स मूव ऑन, और फिर लिखा द बुक इज ऑन द टेबल। आई थिंक दिस साइड दिख रहा होगा। आर्टिकल्स में दो बार हो सकता है, आर्टिकल्स में यहाँ पे लिख रही यस विशाल, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आए वो प्रेपोजिशन, यू आर राइट। देर इज अ होटल, लिख लो देर इज अ बार आउटसाइड द होटल। कभी कभी होटल के बाहर भी बार हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बार होटल के अंदर ही हो। बस अब मुझे थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताना है, फिर हम प्रेपोजिशन में मेन में आएंगे। ठीक है, बस मुझे डिफरेंस बताना है जहां जहां बच्चों का कंफ्यूजन होता है एडवर्ब और प्रेपोजिशन को लेकर। ठीक है, कहाँ सेम वर्ड प्रेपोजिशन का काम कर जाता है, कहाँ एडवर्ब का। हाँ, लेट वर्ब है, यू आर राइट, लेट वर्ब ही होता है। डबल एफ लगा दो इसमें, स्विच्ड ऑफ में डबल एफ लगाना। अभी बारी बारी से आंसर दोगे सब, ठीक है, एक बार आंसर नहीं लिखना, फिर मुझे समझ में नहीं आता है। चलो फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ का ऑन क्या है और यहाँ का ऑन क्या है? हाँ, स्विच्ड ऑफ में डबल एफ लगा दिया मैंने। जल्दी से मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 1 का ऑफ ऑन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑन बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑन एडवर्ब है कि प्रेपोजिशन?
लेट्स मूव ऑन। जल्दी से मुझे बताओ कि ये ऑन वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? मूव की। और मूव क्या है? ठीक है, मूव क्या है? वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब। ठीक है, तो पहला वाला ऑन इज एडवर्ब। अब दूसरे पे आते हैं। यस जिग्नेश, यू आर राइट। विवेक, सुधांशु, द बुक इज ऑन द टेबल। यहां जो है ऑन, सबसे पहले याद रखना है कि ये ऑन तो किसी नाउन के पहले यूज नहीं है, बट ये ऑन किसके पहले यूज है? टेबल के पहले। ठीक है, इसलिए ये ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। कोई भी नाउन, टेबल नाउन है, नाउन के पहले अगर ऑन यूज है प्रेपोजिशन, अगर नाउन के पहले यूज नहीं है और वर्ब की विशेषता बता रहा है इसलिए एडवर्ब। चलो थर्ड पे आ जाओ। कम इन एंड हेल्प मी। यहाँ कम किसकी विशेषता, इन किसकी विशेषता बता रहा? कम की। कम क्या है? वर्ब। और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। और ये इन किसी नाउन के पहले भी यूज नहीं है, इसलिए ऐसे भी प्रेपोजिशन नहीं है। बट ही वॉज सिटिंग इन द रूम, ये इन किसके लिए? किसके पहले? नाउन के पहले, इसलिए ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन। नेक्स्ट आ जाओ। ही गॉट ऑफ द बस, बस से उतरा। यहां जो ऑफ लगा है किसके पहले लगा है? बस के पहले। बस से उतरा, बस नाउन है इसलिए ये प्रेपोजिशन। बट यहां तो सिंपली मैंने बताया ना, प्लेन टुक ऑफ, प्लेन ने टेक ऑफ किया, उड़ गया। यहाँ ऑफ, यहाँ ऑफ के बाद तो कोई नाउन वगैरह है नहीं, ये वर्ब टुक की विशेषता बता रहा है। टुक वर्ब है, सो दिस इज एन एडवर्ब। ही स्विच्ड ऑफ द फैन। यहाँ का ऑफ बता दो। ही स्विच्ड ऑफ द फैन, किसको ऑफ किया? उसने फैन को किया। और नाउन के पहले लगा है इसलिए क्या है? प्रेपोजिशन। कोई भी वर्ड नाउन के पहले लगा हो दैट इज अ प्रेपोजिशन। वर्ब की विशेषता बता रहा हो एडवर्ब। चलो, ही केम आउटसाइड एंड वॉच द एरोप्लेन ओवरहेड। इसमें क्या है? ही केम आउटसाइड, ये केम की विशेषता बता रहा है। केम क्या है? वर्ब। और वर्ब की विशेषता दैट बिकम्स एन एडवर्ब। ओके, और नेक्स्ट पे आ जाओ। देयर इज अ बार आउटसाइड द होटल, और ये आउटसाइड नाउन के पहले लगा है, सो दिस बिकम्स अ प्रेपोजिशन। आई थिंक आप थोड़ा तो आप पता कर पाओगे ना कि एडवर्ब और प्रेपोजिशन को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, कहाँ एडवर्ब है और कहाँ प्रेपोजिशन। अभी तक हमने सारा बेसिक किया। ठीक है, अब हम चलते हैं कैसे कैसे प्रेपोजिशन को पढ़ना है। चलो, ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, अब प्रेपोजिशन को कैसे पढ़ना है? ठीक है, प्रेपोजिशन को कैसे पढ़ना है वो अब हम समझते हैं। सिंस प्रेपोजिशन इज अ वेरी लेंदी चैप्टर, तो वी विल डिवाइड प्रेपोजिशन। पहले हम क्या करेंगे? वो सारा प्रेपोजिशन, पढ़ेंगे जो टाइम बताता है। ठीक है, प्रेपोजिशन जितने भी टाइम वाले प्रेपोजिशन को एक साथ पढ़ लेंगे। जैसे टाइम में हम क्या पढ़ेंगे? इन, एट, ऑन, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, और बहुत सारे वर्ड्स है। ड्यूरिंग, वाइल, व्हेन, ये सारे सबके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। और जब भी पढ़ेंगे ना, प्रेपोजिशन को कंपेयर कर करके पढ़ना है। पहले हम सारा वो प्रेपोजिशन पढ़ेंगे जो टाइम बताता है, और उसके बाद क्या करेंगे? वो सारा प्रेपोजिशन अलग से पढ़ेंगे जो प्लेस बताता है। प्लेस या पोजिशन के लिए यूज करते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर वी विल डू वो सारा प्रेपोजिशन जो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस करेंगे, सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस।
सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस में ना हमें पढ़ना क्या है कि डिफरेंस देखना है कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में क्या डिफरेंस है, बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है, वो सब करेंगे। इतना पढ़ने के बाद ध्यान रखना है, ये सब पढ़ने के बाद क्वेश्चन सिर्फ आएगा 30% ही। ये जितना हम क्लास में पढ़ लेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि इससे इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। इसको बार बार और एक्स्ट्रा पढ़ने से बेटर है ना कि आप जो 70% का मेन पार्ट है वो आप पढ़ेंगे। वो क्या हमें पढ़ना है? दैट इज फिक्स प्रेपोजिशन। एकदम बहुत, दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एनी एग्जाम, वेदर इट्स बैंकिंग, एसएससी, एनीथिंग। फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ना है, इसी पे 70% मार्क्स आएगा। और फिर फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब याद करने का टेक्निक बता दूंगी, फिक्स प्रेपोजिशन भी आपका काम आसान कर दूंगी, तो 70% क्वेश्चन यहां से आए। तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। थोड़ा सा अभी बताती हूँ ये सब है क्या, कैसे याद रखना है ये सबको। क्योंकि एक प्रेपोजिशन ना, जैसे मैंने बोला टाइम प्लेस पोजीशन, एक प्रेपोजिशन, एक सिंगल प्रेपोजिशन कहीं पे जाके टाइम भी बन सकता है, कहीं पे जाके पोजीशन भी बन सकता है, कहीं पे जाके वो डायरेक्शन का भी काम कर सकता है। देखो लिखा मैंने ही एम्ड एट द बर्ड, फिर मैंने लिखा ही वॉज स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट, फिर लिखा ही केम एट 6 o'clock, ऐसा कुछ। देखो यहां भी प्रेपोजिशन एट है, ठीक है, और यहाँ का प्रेपोजिशन भी एट है, और यहाँ का प्रेपोजिशन भी एट है, बट ही केम एट 6 o'clock, ये एट क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। सो दिस इज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। यहाँ का एट क्या बता रहा है? वो कहाँ खड़ा था? एयरपोर्ट में। सो दिस इज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। और उसने बर्ड की ओर निशाना लगाया, तो ये क्या बताया? डायरेक्शन। दैट इज वाई हमें प्रेपोजिशन को डिवाइड करके पढ़ना है, बिकॉज अ सिंगल प्रेपोजिशन, आज के लेक्चर में पूरा प्रेपोजिशन हो जाएगा मैम। प्रेपोजिशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, एक क्लास में हो जाएगा प्रेपोजिशन। अभी प्रेपोजिशन कंटिन्यू चलेगा। फ्रेजल वर्ब टॉपिक अप्रोच कैसे करें, क्योंकि अभी अच्छा जोरी पार्थ जोरी, आई थिंक आप मेरे ही स्टूडेंट हो, इफ आई एम राइट। एक बार पार्थ आंसर कर देना, अगर यू वर वन ऑफ माय बैंकिंग एज वेल एज एसएससी स्टूडेंट ऑल्सो, बैंकिंग एसएससी दोनों बैच में थे। फ्रेजल वर्ब टॉपिक अप्रोच कैसे करें, क्योंकि कौन, यस मैम, यस, मैं अपने स्टूडेंट्स को तुरंत पहचान लेती हूँ। ठीक है पार्थ, नो नीड टू वरी। ठीक है, दूसरी क्लास कब होगी? दूसरी क्लास एज पर द शेड्यूल मंडे को होगी। यस पार्थ, आई रिमेम्बर यू वर इन ईटन एस एंड यू आर अमंग माई फेसबुक फ्रेंड्स ऑल्सो, होपफुली। चलो, अभी मैंने आपको बता, अभी तो हम टाइम प्लेस और वो सब अलग अलग करेंगे, ठीक है, टाइम प्लेस और वो सब अलग अलग करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन बता देती। सबसे पहले स्टूडेंट का दुख दर्द है फिक्स प्रेपोजिशन। देखो वैसे तो प्रेपोजिशन फिक्स नहीं होता है, ठीक है, हर जगह प्रेपोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला ही वॉज स्टैंडिंग, सॉरी, ही वॉज स्टैंडिंग डैश द ट्री, ठीक है, कोई भी प्रेपोजिशन फिक्स नहीं होता है, बट कहीं कहीं पे प्रेपोजिशन फिक्स भी आते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग डैश द ट्री, इसमें मैं कहीं भी लगा सकती हूँ। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द ट्री, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, ही वॉज स्टैंडिंग नियर द ट्री, और इसमें बोल सकती हूँ ही वॉज स्टैंडिंग क्लोज टू द ट्री, मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। ठीक है, क्यों? प्रेपोजिशन कभी भी फिक्स नहीं होता। अगर आप ट्री के पीछे खड़े हो तो बिहाइंड लगा दोगे, ट्री के बगल में खड़े हो बिसाइड लगा दोगे, ट्री के पास खड़े हो
नियर लगा दोगे तो कोई भी प्रेपोजिशन आता है तो कभी भी प्रेपोजिशन ना फिक्स नहीं होता है, बट कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड इन द सेंस कि वो वर्ड अपने साथ हमेशा वही प्रेपोजिशन लेता है। जैसे थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मैंने आपको वर्ड लिख दिया फील्ड, और इतने सारे सेंटेंसेस है ना, यू आर स्टैंडिंग है सुधांशु, यू आर राइट, अंडर द ट्री भी हो सकता है, पेड़ के नीचे भी वो खड़ा हो सकता है, इन द शेड ऑफ द ट्री भी हो सकता है। जैसे फील्ड लिख दिया, अब इतने सारे सेंटेंसेस होते हैं, इतने सारे वर्ड्स होते हैं, जो कौन सा प्रेपोजिशन, कौन सा वर्ड कौन सा प्रेपोजिशन लेगा। नहीं, बीनीथ द ट्री नहीं होता है, ठीक है, बीनीथ एक अलग वर्ड है, अंडर द ट्री होता है। फिक्स प्रेपोजिशन है, कौन सा वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा। तो व्हाट आई विल डू ना, ठीक है, व्हाट आई विल डू कि मैं आपको एक वर्ड सारा एक जगह कंसंट्रेट करवा दूंगी ताकि आपका काम थोड़ा इजी हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया फील्ड, फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब है पूरी तरह से भरा हुआ। क्राउडेड का मतलब, सारा फिक्स प्रेपोजिशन में आपकी दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं सारा वर्ड्स को जिसका सबका सेम मीनिंग होता है एक जगह कंसंट्रेट कर दूंगी, सो दैट योर टास्क बिकम्स इजी। क्राउडेड, और एक वर्ड होता है थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड का मतलब भी है भरा हुआ पूरी तरह से। एक वर्ड है इन्फेस्टेड, स्वॉर्म्ड, ओवरवेल्म्ड, और भी वर्ड्स देते जाऊं। सबका मतलब होता है ना, कोई भी चीज पूरी तरह से भरा हुआ है। फिल्ड विथ, क्राउडेड विथ, ड्यूरिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द शॉप्स आर क्राउडेड विथ कस्टमर्स, कस्टमर्स से भरे हैं। इन्फेस्टेड विथ, स्वॉर्म्ड विथ, थ्रॉन्ग विथ, सबका मतलब होता है भरा हुआ। कोई भी चीज किसी चीज से भरा हुआ, और सारे वर्ड का मीनिंग सेम है, तो सारे के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड आएगा। फिक्स कौन सा है? विथ। जैसे आपने लिख लिया, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इंजूरियस, बेनिफिशियल, सॉरी, इंजूरियस तो अलग वर्ड है, हार्मफुल, ठीक है, परनीशियस, डेट्रीमेंटल, बेनफुल, सबका मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, सबका मतलब हानिकारक होता है, सबका मतलब हानिकारक होता है, और सब वर्ड अपने साथ क्या लेता है? टू। सिगरेट इज इंजूरियस टू, सिगरेट इज हार्मफुल, परनीशियस का मतलब भी हानिकारक, डेट्रीमेंटल हानिकारक, बेनफुल का मतलब भी हानिकारक, ये सब अपने साथ विथ, सॉरी, टू, टू लेता है, इंजूरियस टू। फिर मैं आपको कुछ वर्ड्स दे दूंगी, जैसे ये सब आपका काम इजी हो जाएगा, नो नीड टू वरी। जैसे मैंने आपको पहला दिन भी बताया था, जब हमने वर्ड पावर कर रहे थे, मैंने ईल्ड का दो मतलब बताया था, ठीक है। एक ईल्ड का मतलब उपज भी बताया था, प्रोडक्शन, और एक ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर। ईल्ड का मतलब भी होता है सरेंडर। सबमिट का भी मतलब मैंने दो बताया था। एक सबमिट का मतलब है जमा करना, और एक सबमिट का मतलब है समर्पण करना। एक वर्ड होता है सकम, सकम का मतलब भी होता है सरेंडर करना। एक वर्ड होता है कैपिटुलेट, इसका मतलब भी होता है सरेंडर, और सबका मतलब है सरेंडर्ड होता है। और सरेंडर का मतलब तो सरेंडर्ड होता ही है, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर्ड। एंड ऑल द वर्ड्स, नो डाउट द मीनिंग इज सेम। सो ये भी अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, कौन सा? द एनिमी यील्डेड टू, सबमिटेड टू, सकम टू। आपके वर्ड्स है, जैसे मैंने लिख दिया सिमिलर, सिमिलर का मतलब है एक जैसा, ठीक है। नहीं, हार्मफुल के साथ बहुत जगह आपको फॉर मिलेगा, बट हार्मफुल इज नॉट फॉर, हार्मफुल टू, ठीक है। जैसे बेनिफिशियल के साथ भी बच्चे फॉर लगा देते हैं, बट बेनिफिशियल के साथ भी टू होता है। असेंशियल के साथ आप फॉर लगा देते हो, गलत है, असेंशियल के साथ टू होता है। सिमिलर, सिमिलर का मतलब एक जैसा। एक वर्ड आता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब भी एक जैसा। एक वर्ड है अकिन, अकिन का मतलब भी एक जैसा। और सब वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेते हैं? टू, सिमिलर टू, आइडेंटिकल टू, अकिन टू। और एक वर्ड होता है अलाइक, अलाइक का मतलब भी सिमिलर होता है, बट अलाइक वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेते ही नहीं, ठीक है। अलाइक के साथ टू भी नहीं यूज होता, इनफैक्ट कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते। इसमें एक और वर्ड देख लो, ये भी हमारे एग्जाम में आता है, रिजेंबल।
ये सारे वर्ड का मीनिंग तो सेम है और ये अपने साथ टू लेता है, बट रिजेंबल का मतलब भी होता है सिमिलर। अब जल्दी से मुझे बताओ, ये तो फेवरेट वर्ड है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। चलो, रिजेंबल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू आता है या विथ आता है? जल्दी से बताओ, रिजेंबल के साथ टू आता है या विथ? रिजेंबल का मतलब भी होता है एक जैसा, देखने में एक जैसा, बिल्कुल हूबहू एक जैसा। पहले मुझे आंसर दे दो। सबका मतलब सेम है, बट ये सारे वर्ड तो टू लेगा, ये तो कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है, और रिजेंबल कौन सा लेगा? जयंत का आंसर है, पार्थ ने आंसर किया रिजेंबल विथ। जयंत ने आंसर, संतोष का आंसर सही है, मोहित का आंसर सही है। क्योंकि जनरली बच्चों को लगता है ना, पढ़ पढ़ के बार बार प्रेपोजिशन में पढ़ पढ़ के सेंटेंस को देखते हैं, ही रिजेंबल्स विथ हिज पेरेंट्स, ही रिजेंबल टू हिज पेरेंट्स, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है, ना टू आता है ना विथ आता है, रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन। चलो, ये तो फिक्स प्रेपोजिशन अभी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा चलते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? नील नील का आंसर इज करेक्ट। फ्रेजल वर्ब में मैंने यूट्यूब पे भी डाला है। अगर आप, हाँ, थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब पहले समझ लो, फिर हम करेंगे अलग से। और कभी कभी ये भी ध्यान रखना है, कुछ वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है ना, तो प्रेपोजिशन भी बदल जाता है। जैसे मैंने लिखा केपेबल, और मैंने उसीलिए प्रेपोजिशन में बच्चे थोड़ा सा परेशान रहते हैं, प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन चेंज होते जाता है, एंड दे गेट वरीड कि कैसे याद रखे। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केपेबल एंड केपेबिलिटी? केपेबल और केपेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? ये तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक बताया भी है। फिक्स नहीं पंकज, फिक्स प्रेपोजिशन खत्म नहीं हुआ है। एवरीडे जब प्रेपोजिशन का बैच फाइनली जब हम स्टार्ट करेंगे ना, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो मैंने जब एग्जाम्पल दिया है, हर दिन हम कुछ कुछ अलग अलग करेंगे, जैसे फील्ड वाला कर लेंगे अलग से। अभी मैंने आइडेंटिकल वाला बताया, अभी कंप्लाई, कंप्लाई विथ, अबाइड बाय, कंसीड टू, असीड टू, अभी खत्म नहीं होगा। अभी अभी मैंने कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब बताया है। ये बिल्कुल मत सोचना ना, जैसे अभिषेक ने आंसर दिया है केपेबल इज अ नाउन, ऐसा कैसे के? और एक मिनट, संतोष का आंसर इज करेक्ट। अभिषेक ने उल्टा आंसर कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी वर्ड एबल से खत्म हो, व्हाट इज एबल? एबल इज योग्य। जो भी वर्ड एबल से खत्म हो ना, दैट इज एन एडजेक्टिव। ओके, एंड व्हाट इज केपेबिलिटी? दिस इज अ नाउन। हिंदी में भी पढ़ा होगा, योग्य एंड योग्यता। योग्य एंड योग्यता पढ़ा होगा ना? कौन है ये योग्य एंड योग्यता? कैपेबिलिटी इज अ pretty thin and capable of some, कैपेबिलिटी इज, क्या क्या लिखा है? और श्रीनिवास ने तो केपेबल को वर्ब ही बना दिया है। अगर केपेबल वर्ब है तो चलो उसका आईएनजी बनाओ या उसका पास्ट बनाओ, नहीं बनने वाला है। यस, नील का आंसर इज करेक्ट। एबल एबल वाला वर्ड है, एडजेक्टिव होता है, और केपेबिलिटी इज नाउन। तो समटाइम्स नाउन और वर्ब बदलता है ना, तो हमारा प्रेपोजिशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यू आर, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है तो यू आर केपेबल ऑफ, बट यू हैव अ केपेबिलिटी फॉर। और देन आप पूछोगे कि मैम कैसे याद रखेंगे, वो सब हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, कैसे पढ़ना है, एवरीडे में प्रेपोजिशन का चैप्टर भी आपको, जो मैंने 30% जहां से आएगा इन आउट, वो सब तो मैं करवाते रहूंगी। ठीक है, 30% जो जहां से आएगा, लेकिन उसके साथ साथ हर दिन हम फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन भी करेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, क्या बोलोगे? फ्रेजल वर्ब शुरू के जो 4 टॉपिक्स है ना, वो ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, और ध्यान रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, हड़बड़ी में नहीं है बस एक ही कोचिंग करोगे उसके बाद कोई कोचिंग नहीं करना है। तो हड़बड़ाना नहीं है, शुरू के टॉपिक्स टाइम लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब में टाइम लिया, प्रेपोजिशन टाइम लेगा, कंजंक्शन टाइम लेगा, और वर्ब तो और भी टाइम लेगा। इसीलिए आप भी ना हड़बड़ाए और टीचर को भी ना हड़बड़ाने दे। ठीक है,
क्योंकि आप पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाओगे। आप लोग के ये एवरीडे क्वेरीज आते हैं, मैम कुछ रूल तो हटा नहीं दोगे ना। और कुछ कुछ टॉपिक्स है जो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जैसे नाउन ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट प्रोनाउन टाइम लेने वाला है। तो डोंट बी इन अ हरी। फ्रेजल वर्ब। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेजल वर्ब क्या से बनता है, तो नाम ही इसका वर्ब है। फ्रेजल वर्ब्स तो इसमें तो वर्ब रहेगा ही। तो जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से बनता है। और कभी कभी फ्रेजल वर्ब बनता है वर्ब प्लस एडवर्ब से भी। एडवर्ब से भी हम बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है ना, कहीं कहीं पे कोई वर्ड प्रेपोजिशन लग रहा है, कहीं कहीं पे एडवर्ब लग रहा है। तो फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए वी कैन यूज वर्ब विद प्रेपोजिशन और वी कैन यूज वर्ब विद एडवर्ब। और अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब और फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस है, वर्ब तो अकेला वर्ब होता है, और फ्रेजल वर्ब कब बनता है, उसी वर्ब में जब प्रेपोजिशन या एडवर्ब लग जाए। और जब इसी वर्ब में प्रेपोजिशन या एडवर्ब लग जाता है तो वर्ब का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब, आशुतोष। देखो हर चीज का ना डायरेक्ट हिंदी नहीं होता है। फ्रेजल वर्ब का हिंदी क्या होता है, ये आज मैंने आपको होमवर्क दिया है। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है ना, मंडे को आके आप मुझे बताओगे फ्रेजल वर्ब का हिंदी क्या होता है। और हिंदी इतना क्यों जानना है, ऐसा थोड़ी जो एग्जाम में आने वाला है। व्हाट इज द हिंदी ऑफ फ्रेजल वर्ब, वो नहीं समझना है। बस आपको याद रखना है वर्ब अलग है, और इसी वर्ब में अगर प्रेपोजिशन लग गया या इसी वर्ब में अगर एडवर्ब लग गया, वो क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब बनने से वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है। फ्रेज वाले वर्ब इज फ्रेजल वर्ब, वेरी स्मार्ट। लुक, लुक क्या है, लुक क्या है, लुक वर्ब है। और इसी में मैंने एक प्रेपोजिशन डाल दिया। ठीक है, इसी में मैंने एक प्रेपोजिशन डाल दिया, अब इसका मीनिंग चेंज हो गया। लुक का मतलब तो देखना है, और लुक एट का मतलब होता है वॉच करना। अभी दे रही हूं मैं इसको। जैसे अभी मैं फ्रेजल वर्ब बना रही हूँ, सारा लुक का बना रही हूँ। लुक तो अकेला वर्ब है, अभी मैं इसमें प्रेपोजिशन एडवर्ब डाल के बना रही हूँ। लुक एट, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक ओवर, लुक आफ्टर, लुक डाउन अपॉन, लुक अप टू, लुक फॉरवर्ड टू। मेन मेन मैं आपको देते जा रही हूँ, पहले आप समझो, लिखने की कोई जरूरत नहीं। प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। जस्ट आई वॉज सो बिजी विथ माई ऑनलाइन क्लासेस ना, आज मैंने दे देना है। ठीक है, आज मैंने अपना पेन ड्राइव में है, आज मैं टॉप रैंकर्स को दे देती हूँ। देन होपफुली आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो कल मिल जाए। ठीक है, दो, क्या लिख दिया है मैम, हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेजल वर्ब को, गणनीय संज्ञा बोलते हैं। गणनीय संज्ञा आपको कुछ ज्यादा खतरनाक वर्ड नहीं लग रहा है, उससे बेटर है फ्रेजल वर्ब। गणनीय संज्ञा, बहुत खतरनाक वाली हिंदी दिया है। एक बच्चे खतरनाक खतरनाक हिंदी बोलते हैं, इतनी हिंदी नहीं बोलना है। एक बैच में आज मैंने पूछा कि अफेक्शन का मतलब क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट ने क्या बोला। अब मैं जब भी आपसे हिंदी पूछूंगी ना, तो थोड़ी इजी वाली हिंदी बताइएगा। अफेक्शन का मतलब होता है ना, किसी चीज से लगाव, किसी चीज से प्यार, पसंद करना किसी चीज को। अब बच्चे ने क्या किया, शुरू कर दिया, और मैं तो शॉक्ड हो गई मैम। अफेक्शन का मतलब होता है ना अनुराग, प्रीति। ये अनुराग प्रीति पांच छह लोगों का नाम ले लिया। अनुराग प्रीति नो डाउट अफेक्शन के लिए ही होता है, बट इतनी खतरनाक वाली हिंदी नहीं बोलनी है। प्रीति, अनुराग, सबका मतलब होता है लगाव। ये सब फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, अभी कुछ मत लिखो, आज सब समझो। आशीष ने बोला व्हाट टू राइट, अभी अभी कुछ नहीं लिखना है। जब लिखना होता है मैं आपको बता देती हूँ, अभी सिर्फ समझना है। और यू पीपल आर बिजी छापने में सब। व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, डोंट राइट एनीथिंग नाउ। ये फ्रेजल वर्ब है। लुक एट का मतलब क्या है, वॉच करना, किसी चीज को ध्यान से देखना। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि सी और वॉच में क्या डिफरेंस है, सी का मतलब देखना, और किसी चीज को केयरफुली देखना इज वॉच। यू सी टेलीविजन यार, यू वॉच टेलीविजन, यू वॉच टेलीविजन। ठीक है, मूवीज भी आप वॉच करते हो, मूवीज देखते नहीं, बट फ्रेजल वर्ब को तो वॉच नहीं करते हो, एक बार देख के उड़ा दिया दिमाग से।
लुक इनटू, अब लुक इनटू का मतलब ये मत सोचना कहीं अंदर देखना, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, जांच पड़ताल। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोला ही लुक्ड, यहां पे लिख रही, ही लुक्ड इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब भी इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। हियरिंग एंड लिसनिंग, यस राहुल यू आर राइट। हियर का मतलब है सुनना और लिसन का मतलब है ध्यान से सुनना। अब मुझे जल्दी से बता दो कि आप मुझे हियर कर रहे हो या लिसन कर रहे हो। यू आर राइट राहुल, हियर कर रहे हो या लिसन कर रहे हो। और एक डिफरेंस और है, लिसनिंग के साथ टू लगता है बट हियर के साथ नहीं लगता है। आई हियर म्यूजिक बट आई लिसन टू म्यूजिक, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है। ही लुक्ड इनटू द मैटर, और फिर मैंने लिखा ही इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब भी है जांच पड़ताल, और इन्वेस्टिगेट का मतलब भी है जांच पड़ताल, बट फिर भी उसमें से एक सेंटेंस रॉन्ग है। जल्दी से बताओ कौन सा रॉन्ग है, विच वन इज रॉन्ग। ही लुक्ड इनटू द मैटर या इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर, पहला रॉन्ग है या दूसरा रॉन्ग है। कौन वाला इनटू रिमूव करूं, सेकंड वाला, यस। देखो, अगर मैंने लुक में से इनटू हटा दिया ना, तो यहां तो लुक का मतलब देखना हो गया, बट मैटर को वो देख नहीं रहे हैं, वो तो जांच पड़ताल कर रहे हैं। बट इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है जांच पड़ताल, इसके साथ इनटू नहीं लगाए, राइट। लुक फॉर, आज आप कुछ नहीं लिखोगे, जब बोलूंगी तब लिखना है। व्हाट इज लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब है, एक और करवा देती हूँ, यहाँ पे ये भी लिख लो, दोनों वर्ड सेम है। लुक अप, लुक अप का मतलब भी है सर्च करना, और लुक अप का मतलब भी है सर्च करना। लुक अप और लुक फॉर दोनों का मतलब सर्च करना है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। लुक फॉर का मतलब है ढूंढना, क्या चीज को ढूंढना। लुक अप क्या चीज को ढूंढना, द थिंग, समथिंग दैट हैज बीन लॉस्ट, कोई खोई हुई चीज को ढूंढ रहे हो तो क्या कर रहे हो, लुक फॉर, ठीक है। और लुकअप का मतलब है ढूंढना, आपके फ्रेंड खो गए, सॉरी, लुकअप का मतलब है ढूंढना किसी खोई हुई चीज को। अगर आपके कोई फ्रेंड खो गए हैं, आपका सेल फोन खो गया है, तो उसके साथ क्या लगेगा, फॉर। बट अगर डिक्शनरी वगैरह में, रेफरेंस बुक में, डिक्शनरी वगैरह में रेफरेंस, कोई रेफर कर रहे हो, रेफरेंस बुक में मीनिंग वगैरह ढूंढ रहे हो, तो उसके साथ क्या होगा, लुक। बहुत ध्यान से देखना। लुक फॉर का मतलब भी है ढूंढना, लुक अप का मतलब भी है ढूंढना, बट किसी बुक वगैरह में मीनिंग वगैरह ढूंढ रहे हो तो लुक अप, कोई फ्रेंड सेलफोन खोई हुई चीज को ढूंढ रहे हो, लुक फॉर। और लुक ओवर का मतलब क्या है, लुक ओवर का मतलब होता है ना एग्जामिन करना, किसी चीज को बहुत ध्यान से केयरफुली एग्जामिन करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना। लुक डाउन अपॉन, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीबों की को लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, किसी को इंफीरियर समझना, ठीक है, किसी का इंसल्ट करना, तुच्छ समझना। लुक अप टू, यहां तो लुक अप था, ठीक है, लुक अप था मतलब ढूंढना, बट ये लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है ना किसी को आदर भाव से देखना। और फिर मैंने लिखा लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है होप करना, होप करना, आशा करना, जिसे हम बोलते हैं एंटीसिपेट। होप करना, आशा करना, और कैसी चीज की आशा करना, किसी पॉजिटिव चीज की, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर गुड रिजल्ट्स, मैं आपके अच्छे रिजल्ट्स की आशा कर रही हूँ, तो इसका मतलब होता है होप करना, आशा करना फॉर समथिंग पॉजिटिव। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हमें प्रेपोजिशन पढ़ना कैसे, इन्हें आइडल लिखा है,
हाँ, रिस्पेक्ट करना, किसी को आदर भाव से देखना है। सिंस वी आर सिंस वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो नो नीड टू वरी। मैंने सिर्फ अभी सब्जेक्ट वर्ब का ना सिर्फ 15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, तो व्हाट आई एम प्लानिंग, इसे मैं मंडे को ले लूंगी। ठीक है, व्हेन वी विल मीट ऑन मंडे ना, पहले तो आप एक बार जो क्वेश्चन दूंगी उसे सॉल्व करना, जितना अभी पढ़ा दिया है। मैम यू प्रॉमिस टू टीच सब्जेक्ट वर्ब टू एंड टुडे। ये संतोष, आई नो आई हैड प्रॉमिस, बट व्हाट हैपेंस ना, इसी रूम में फिर दूसरी क्लास चलती है, तो आई हैव बीन टोल्ड ना टू एंड द लेक्चर ऑन टाइम। लुक ओवर का मीनिंग रब हो गया है, लुक ओवर। अच्छा, लुक ओवर का मतलब है एग्जामिन करना, निरीक्षण, थरोली किसी चीज को। नो नीड टू वरी, ये मुझ पे छोड़ दीजिए, और एकदम चिंता नहीं करना है, ऐसा सोचना नहीं है कि मैंने खत्म करी। बस 15 मिनट का बचा है, 15 मिनट का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, तो आई प्रॉमिस कि मैं मंडे को करवा दूंगी। ठीक है, तो संतोष, आई एम रियली वेरी सॉरी कि यू यू टोल्ड मी कि आपने प्रॉमिस किया था, बट कभी कभी प्रॉमिस टूट भी जाते हैं ना। बट आई अश्योर यू कि मंडे बस आते साथ 15 मिनट पहले सब्जेक्ट वर्क कर दूंगी। बस अभी मुझे बस सब्जेक्ट वर्क में थोड़ा ही सा बताना, क्राइटेरिया एंड क्राइटेरिया वो सब बचा हुआ है। हम्म, यहाँ से नहीं है मैम, दिस शुड बी रिटेन। नो नो विशाल, नो नीड टू राइट। रुपेश ने बोला वो कैप की शीट दे। का आज आज जो मैं वैसे तो हमारा अभी ए वाला वर्ड सब एंड नहीं हुआ है। ठीक है, ए का अभी पूरा वर्ड्स एंड नहीं हुआ है, बट वो टेल मी कि मैं क्या आपको ए वाला वर्ड का टेस्ट दे दूं, कि पहले सारा लिखवा के टेस्ट दूं? आप ही लोग बताओ एक बार। इट्स बेटर ना, एक बार सारा ए का लिख लोगे ना, उसके बाद टेस्ट दोगे। नहीं नहीं हिमांशु, फ्रेजल वर्ब 300 है, बट टीचर का काम है ना उस 300 को 100 बनाना। यस ब्रिजमोहन, कल क्लास होगी नहीं, ये क्लास शायद आप लोगों को पता हो, दिस क्लास विल रन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 5 to 6:30 है। थैंक्स राहुल। हाँ, जिस विकास ने बहुत सेंसिबल आंसर दिया, उससे बेटर होगा ना, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। पहले मैं क्या कर रही हूँ, ए का सारा ए सीरीज का वर्ड कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप टेस्ट देना, देन इट विल बी बेटर। वैसे मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब का दे रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब में एक दो लेवल है, एक में 80 क्वेश्चन है, एक में करीब 60 क्वेश्चन है। पहले आप इसको दो, फिर मैं मेंस लेवल वाला आपको दूंगी। टेस्ट लास्ट में लेना मैडम, लास्ट में क्या लेना, टेस्ट आप घर पे दोगे, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, पहले तो आपको सब्जेक्ट वर्ब का दे देती हूँ। तो अब आप क्या करते हैं ना, वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यस विश, आई एम वेरी ग्लैड, रिप्लाई आ जाएगा। लेवल 3 भी मिलेगा। मैं जो सारा लेवल अपने पास थोड़ी रखने वाली हूँ, वो सब आप ही लोग के लिए है। ठीक है, नो नीड टू वरी। मैं रख के क्या करूंगी, सी व्हाट वी विल डू ना, अब हम मंडे को मिलेंगे। संतोष एंड ऑल सबका, ओके सबका मैम, सबका जो कंप्लेन है वो क्लियर हो जाएगा, उसे दूर कर दूंगी। मंडे को वी विल मीट, एंड मंडे को हम स्टार्ट करेंगे अपना। अभी तो आज हमने देखा प्रेपोजिशन होता क्या है, प्रेपोजिशन और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है, प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि देखो, आप लोग जो बोल रहे हो ना कि जो भी पढ़ा रहे हो पहले उसकी नोट्स दे दूं, मैं जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ ना, कभी भी कुछ नोट्स नहीं रखा है।
क्योंकि बच्चे बोलते हैं मैम कि मैं आपने उस बैच में वो उस बैच को ज्यादा पढ़ा दिया, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं नए नए चीजों, क्योंकि एक बार जब आपको कोई भी मटेरियल चला जाता है ना तो वो एक फिक्स्ड हो जाता है, फिर आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हो। ओके, तो सब मिलेगा आपको, नो नीड टू वरी। मंडे को प्रेपोजिशन में मिलते हैं और हम प्रेपोजिशन में स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एट, इन एंड ऑल सब करेंगे, सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इसको आराम से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड प्रेपोजिशन का भी एरर आता है, टेंस का भी एरर आता है, कैसे कैसे प्रेपोजिशन का आता है, कैसे कैसे टेंस का आता है, वी विल डू। ठीक है, और नो नीड टू वरी। मैम क्लास अपने अकॉर्डिंग, मैं बात तो आप लोग सबकी सुनती हूँ, ठीक है, और रन तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ना आप लोग का कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और क्या क्या नहीं, सब मटेरियल चाहिए आप लोग। सब मटेरियल लेके, बुक लेके पाइल अप करके रख लो, बट जब पढ़ने की बारी आती है ना सब आराम से रहते हो। ठीक है, तो लेट अस मीट ऑन मंडे। ओके, थोड़ा सा वीकेंड में जो आपको क्वेश्चंस दूंगी उसे सॉल्व कर लेना। मंडे को मिलते हैं, देन जो टेस्ट दिया है उसकी भी सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स एंड द क्लास टुडे, एंड गुड नाइट टू ऑल। मंडे को मिलते हैं हम। एंड विशाल ने बोला यू रिप्लाइड माई डाउट एंड सॉल्व। जैसे जैसे जिसके भी डाउट्स मिल जाते हैं सॉल्व कर देती हूँ, बिकॉज ये सब चीज ध्यान रखना है ना कि वी टीचर्स आर बिजी राइट फ्रॉम 9:30 to 5 in our offline classes, and 5 to 6:30 is in your top rankers। ठीक है, चलो अब एंड करती है, ईगरली वेटिंग फॉर द टेस्ट, इट्स गुड ओनली। क्लास में जितना पढ़ लोगे ना आप खुद फील करोगे, उसके बाद नोट्स की जरूरत नहीं है, उसके बाद सिर्फ टेस्ट देना है। चलो गुड नाइट टू ऑल।